हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 घ तक हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ लिया है। आज हम लोग 26 घ से शुरू कर रहे हैं। पहले देखें धारा 26 घ क्या कह रही है, और आज ये एक्ट आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम आज कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। क्या कह रही है 26 घ धारा? अतिक्रमण निवारित न करने के लिए शास्ति। पहले समझे शब्द क्या लिखना है हमें। जो कोई जिसको विशेष रूप से इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम या नियमावली अथवा उपविधि के अधीन अतिक्रमण या अवरोध को रोकने या निवारित करने का कर्तव्य न्यस्त किया गया हो, ऐसे अतिक्रमण या अवरोध को रोकने या निवारित करने की स्वेच्छा जानबूझकर उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, वो ऐसी अवधि जो 1 माह तक की हो सकेगी के साधारण कारावास से या जुर्माना से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा 26 घ। इसमें बताया गया है कोई ऐसा अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति जिसका कर्तव्य ही यह है कि वो अतिक्रमण को निवारित करे, अतिक्रमण हटाए, और वो ऐसा काम मतलब अतिक्रमण या अवरोध को जानबूझकर नहीं हटा रहा है, या उस ऐसा अतिक्रमण हटाने में या अवरोध हटाने में वो जानबूझकर लोप कर रहा है, किसी भी वजह से कर रहा हो, तो उस पर क्या होगा, 10,000 रुपये तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो अतिक्रमण लगाने जिसका कर्तव्य है कि वो अतिक्रमण हटाए, या फिर 1 मास तक का साधारण कारावास हो सकेगा, या फिर ये दोनों ही दंड से वो दंडनीय होगा व्यक्ति जो जानबूझकर अपने कर्तव्य के पालन में उपेक्षा कर रहा है। धारा 27 बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी लेंदी धारा है, मगर कायदे से अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। क्या कहती है धारा 27? पहले समझ लें, शब्द आपको ध्यान रखना है क्या लिखेंगे। पहले धारा 27 देखें। धारा 27 कहती है भवन ध्वस्त करने का आदेश। इसकी उपधारा 1 देखें। जहां विकास क्षेत्र के संबंध में कोई विकास योजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किन्हीं शर्तों के जिनके अधीन रहते हुए वो ऐसी अनुमति या अनुमोदन अथवा मंजूरी प्रदान की गई है, उल्लंघन में प्रारंभ किया गया है या किया जा रहा है अथवा पूरा किया जा रहा है, वहाँ धारा 26 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त प्राधिकरण का अधिकारी ये निर्देश देते हुए आदेश दे सकेगा कि ऐसा विकास कार्य उसके स्वामी या उस व्यक्ति द्वारा जिसके अनुरोध पर विकास कार्य किया गया है या किया जा रहा है या पूरा किया गया है, उस तिथि से जिसको हटाने की प्रतिलिपि इसके आगे का अगले पेज पर है। पहले इतना समझ ले क्या मतलब है। हुआ ये है कि ऐसा ही कोई जगह जहाँ पर विकास, ऐसा कोई क्षेत्र जो विकास क्षेत्र जिसमें कोई महायोजना या आंचलिक विकास योजना कार्य क्रियान्वित है, और ऐसी योजना के उल्लंघन में या जिन शर्तों पर उसको वो विकास कार्य करने की अनुमति दी गई हो उनका उल्लंघन करने में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, या उल्लंघन करके उन शर्तों का वो विकास कार्य पूरा कर रहा है। तो चूंकि धारा 26 में भी आपने शास्ति पढ़ी है, तो उस पर
कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपना पैरेलली चलता रहेगा धारा 26। और उसके अतिरिक्त क्या है, जो उपाध्यक्ष है, मेन बात है, उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे काम के लिए निर्देशित किया है, रखा है, या उसको कार्यभार दिया है इस बात के लिए कि वो भवन को ध्वस्त कर सके, तो होगा क्या, पहले वो उस व्यक्ति को, अब आगे पेज पे हम लोग चल रहे हैं, होगा कि ये कि पहले उस व्यक्ति को क्या होगा, नोटिस दिया जाएगा। और पूरी बात आगे आपको समझ में आएगी। चले पहले पे अगले पेज पर। अभी हम शब्दों में बता रहे थे कि नोटिस दी जाएगी, और नोटिस देने के बाद उस नोटिस में कम से कम 15 दिन और 40 दिन का, अधिकतम 40 दिन का उस व्यक्ति को जिसने शर्तों का उल्लंघन करके काम किया है, निर्देश दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा कि इस भवन को आप, इस निर्माण को आप हटा लीजिए, ध्वस्त करिए। और अगर वो नहीं हटाता है तो वो उपाध्यक्ष या प्राधिकारी, जो उपाध्यक्ष ने इस कार्य के लिए रखा हुआ है, वो उस अवरोध को, उस भवन को, उस विकास कार्य को वहाँ से हटाएगा, और उसमें जो खर्चा आएगा वो भी उस व्यक्ति से भू राजस्व की तरह वसूला जाएगा जिसने ऐसा कार्य, ऐसा निर्माण किया था जो आंचलिक विकास योजना या महायोजना के शर्तों के उल्लंघन में था, या जिन शर्तों पर विकास कार्य करने की अनुमति दी गई थी उन शर्तों का उल्लंघन किया गया था। हालांकि पिछले पेज का हमने पूरा, पिछला पेज और ये पेज यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब इसको समझें, लिखना क्या है। पिछला पेज हमने बताया था क्या लिखना है, पीछे प्रतिलिपि लिखा था लास्ट शब्द, अब है प्रतिलिपि के आगे कारणों के संक्षिप्त कथन के साथ स्वामी या उस व्यक्ति को जैसे आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, प्रदान की गई हो, ऐसी अवधि के भीतर जो 15 दिनों से कम और 40 दिनों से अधिक ना हो, स्वामी या व्यक्ति से ध्वस्तीकरण या गिराकर या अन्यथा द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, हटाने का आदेश की एक प्रतिलिपि दे दी गई तो या तो वो व्यक्ति जो, जिसका वो स्वामी है, जो निर्माण किया है जिसने उल्लंघन में शर्तों के, या कोई कभी कभार हम लोग किसी और से काम कराते हैं तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस संरचना को, उस भवन को हटाएगा। और आदेश का अनुपालन करने में, इसमें एक लाइन छूटी है हम लोगों से, देखिए, कारणों सहित संक्षिप्त कथन के साथ स्वामी या उस व्यक्ति को जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, प्रदान की गई हो, ऐसी अवधि के भीतर जो 15 दिनों से कम और 40 दिनों से अधिक ना होगी। ये शब्द शायद छूटा था। जो प्रतिलिपि दी गई है उसमें कहा जाएगा कि आप कम से कम 15 दिन में और अधिकतम 40 दिन के अंदर अंदर ये निर्माण हटा लीजिए। और आदेश का अनुपालन करने में असफल रहने पर उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी विकास को हटा या हटवा सकेगा, और ऐसे हटाने का व्यय जैसे उपाध्यक्ष या ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, स्वामी या उस व्यक्ति से जिसके अनुरोध पर विकास प्रारंभ किया गया था या किया जा रहा था या पूर्ण किया गया था, भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा। और ऐसे खर्च की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। कोई ऐसा धारा 27 का जो उपधारा 1 है उसका संक्षिप्त रूप हम फिर से आपको समझा दें कि किसी व्यक्ति ने या उसके समर्थन में जिसको उसने ये कार्य सौंपा है, कोई ऐसा निर्माण कार्य किया है जो आंचलिक विकास योजना या महायोजना के शर्तों के विरुद्ध है, या जिन शर्तों पर उसे निर्माण कार्य की अनुमति दी गई थी उन शर्तों का उल्लंघन है, और ऐसी शर्तों को उल्लंघन के पश्चात अगर कोई निर्माण या संरचना बना ली गई है तो होगा क्या, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा संस्थित किया गया कोई व्यक्ति
प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को उस संरचना को हटाने के लिए एक नोटिस देगा आदेश की नोटिस में ये बात कही जाएगी कि आप 15 दिन से कम 15 दिन में और अधिकतम 40 दिन में इस संरचना को हटा लीजिए। अगर वो व्यक्ति उस संरचना को नहीं हटाता है, उस भवन का नहीं ध्वस्त करता है, तो उपाध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उसको हटवाएगा और हटवाने में जो खर्चा आएगा उस व्यक्ति से जिसने वो संरचना बनाई थी या उसके स्वामी से वो राजस्व की बकाये की तरह वो धन वसूल किया जाएगा जो उस भवन को, उस निर्माण को हटाने में खर्च किया गया था। और ऐसे जो आदेश है उसको किसी भी सिविल न्यायालय में आप चैलेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक परंतु है, वो समझ लें। परंतु यह कोई आदेश तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक स्वामी या संबंधित व्यक्ति को ये दर्शित करने का युक्त अवसर प्रदान न किया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है जो भवन संरचना बनवाई थी व्यक्ति ने, उसको हटाने या ध्वस्तीकरण का आदेश जो दिया जाएगा तो उसको ध्वस्त करने या हटाने का कारण भी उस आदेश में बताया जाएगा और उससे पहले कारण पे उसकी आपत्ति और उससे वो आपत्ति कर सकेगा, उसके बाद आपत्ति उसकी निस्तारित कर दी जाए या जो भी मैटर उस वक्त उसके बाद होगा। कहने का मतलब है निर्माणकर्ता को अवसर दिया जाएगा, उसको कारण बताया जाएगा और तभी उस भवन या संरचना को ध्वस्त किया जाएगा, हटाया जाएगा। धारा 2 देख लीजिएगा, समय के हिसाब से प्रश्न को लिखिएगा। अगर एक ही उपधारा में आपका काम चल रहा है तो आप एक उपधारा ही लिखिएगा। दूसरी उपधारा दूसरे प्रश्न को अराइज कर रही है, दूसरा प्रश्न बनता है इस पर कि अगर जो संरचना हटा दी गई है, ध्वस्त कर दी गई है, तो उसकी अपील कहाँ होगी और उसमें क्या होगा। तो समझ ले उपधारा 2 क्या कह रही है। उपधारा 1 के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसकी मतलब आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर उस आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकेगा और अध्यक्ष अपील के पक्षकारों को सुनने के बाद या तो अपील मंजूर कर सकेगा या निरस्त कर सकेगा अथवा आदेश के किसी भाग को उलट सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा। बिल्कुल क्लियर बात है। उपाध्यक्ष और या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की अपील जो होगी वो अध्यक्ष के समक्ष होगी और आदेश के 30 दिन के भीतर होगी। और चूंकि जैसा कि अपीलीय अधिकारी को अधिकार होता है कि वो चाहे तो अपील को सुने, चाहे तो निरस्त कर दे, चाहे उस आदेश को या उसके किसी भाग को यथावत रखे या परिवर्तित कर दे या समाप्त कर दे, ये सारे के सारे अधिकार होते हैं अपीलीय अधिकारी के, जो कि वो इस्तेमाल करेगा अपने अधिकारों को और इस तरह से उपधारा 2 के अनुसार वो कार्य करेगा। अब हम लोग चले अगले पेज पे। धारा 27 की 2 उपधाराएं हम पढ़ चुके हैं पिछले पेज पर। अब हम लोग आ गए धारा 27 की उपधारा 3 जो यहाँ लिखी हुई है। अध्यक्ष उस आदेश के निष्पादन को स्थगित कर सकेगा जिसके लिए उपधारा 2 के अधीन उसके समक्ष अपील दाखिल की गई है। धारा 2 में धारा 27 की धारा 2 में अपील की बात की गई थी। 3 ये बता रही है कि जो अपील दाखिल की गई है अध्यक्ष के समक्ष, तो उस अपील के अनुसरण में क्या करेगा अध्यक्ष, चाहे तो जो आदेश दिया गया था उपधारा 1 के अंतर्गत उसको स्थगित कर देगा। चौथी और आखिरी उपधारा कह रही है अपील पर अध्यक्ष का निर्णय और ऐसे निर्णय के अधीन रहते हुए उपधारा 1 के अधीन आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कहने का ये मतलब हुआ कि अपील में जो अध्यक्ष ने निर्णय लिया वो एकदम अंतिम है, उसको कहीं आप प्रश्नगत नहीं कर सकते। उसके अलावा
अगर अपील नहीं की गई है तो उपधारा 1 के अधीन जो आदेश दे दिया गया था वो भी अंतिम है। और इन दोनों ही मामलों में अगर अपील आदेश की अपील नहीं की गई तो वो अपने आप अंतिम हो जाएगा, और अगर निर्णय दे दिया गया अपील के बाद तो वो अंतिम निर्णय है और किसी भी न्यायालय में आप उसको नहीं ले जाएंगे। अब आ जाइए विकास उत्तर प्रदेश विकास नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 28 का 28A या 28 का बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति। इसमें बताया गया है, कई प्रश्न आते हैं, कौन सील कर सकता है, कौन सील को हटा सकता है, व्यथित है तो क्या, व्यथित व्यक्ति है अगर मकान सील करने के तो उसको क्या उपचार है, ये सारी बातें बताई गई हैं और हर उपधारा से प्रश्न आपको मिलता है। पहले देखें 28A की धारा 28A की उपधारा 1, यथास्थिति उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी के लिए धारा 27 या धारा 28 के अधीन किसी विकास को हटाने या रोकने के लिए आदेश देने से पूर्व या पश्चात किसी समय इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसी रीति से जो विहित की जाए, विकास क्षेत्र में ऐसे विकास को सील करने का निर्देश देते हुए कोई आदेश देना विधिपूर्ण होगा। बिल्कुल क्लियर बात समझ लीजिए। ये कह रही है उपधारा 1 कि उपाध्यक्ष या उसने किसी व्यक्ति को इसलिए सशक्त किया हो उपाध्यक्ष ने, तो वो व्यक्ति क्या करेगा। धारा 27 में बात बताई गई है भवन को हटाने की, जो अभी हमने पढ़ा है, और 28 में बताई गई है जो निर्माण या भवन बन रहा है उसको रोकने की शक्ति। तो उपाध्यक्ष को क्या, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा निमित्त व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो चाहे तो धारा 27 या 28 के अनुसार जो आदेश दिया गया है उससे पहले या बाद में किसी भी समय इस अधिनियम के उल्लंघन में अगर कोई ऐसी रीति से या ऐसे शर्तों के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है जो उपाध्यक्ष या उस द्वारा निमित्त व्यक्ति को गलत लग रहा है, तो वो क्या करेगा, उस विकास कार्य को, उस भवन के निर्माण को या उस भवन निर्मित हो गया है उसको सील करने का आदेश देगा, और ये सील करने का आदेश विधिपूर्ण होगा। ये कहलाती है धारा 28A की उपधारा 1। उपधारा 2 क्या कह रही है, जहां कोई विकास सील किया गया है या यथास्थिति या नहीं है यथास्थिति, उसका उपाध्यक्ष या यथास्थिति उपाध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए सील को हटाने का आदेश दे सकेगा। कहने का मतलब हुआ, मकान या भवन निर्माण या भवन सील कर दिया गया है, तो अब उस सील को हटाने का अधिकार भी किसको है, या तो उपाध्यक्ष को, या उपाध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को सशक्त किया हुआ है अधिकारी को, तो सिर्फ यही लोग, ये दो तरह के लोग ही उस सील को हटा सकते हैं, तीसरा कोई नहीं। तीसरी उपधारा क्या कह रही है, कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष या उसके द्वारा निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा 2 के अधीन दिए गए आदेश के सिवाय ऐसी सील को नहीं हटाएगा। ये बात अभी हमने आपको बता दी। उपधारा 2 को ही एक्सप्लेन कर दिया गया है 3 में, और कह दिया गया है कि 2 में बता दिया गया कौन हटाएगा, और 3 में बता दिया गया सिर्फ यही दोनों लोग जो उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा सशक्त किया गया व्यक्ति, इनके अलावा सील किए गए मकान की सील को नहीं हटा सकते। धारा 4 देख लें। धारा 4 कहती है, धारा 1 या धारा 2 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष को अपील कर सकेगा। धारा 27 में भी हमने बताया था कि उपाध्यक्ष या उसके द्वारा
सशक्त किए गए प्राधिकारी के आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित है तो उसकी अपील कहाँ होगी? अध्यक्ष के समक्ष होगी और आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर होगी। और अपील अधिकारी को वो सारे अधिकार होते हैं, वो चाहे तो अपील अनुज्ञात कर सकता है, उसको मना कर सकता है, निरस्त कर सकता है, आदेश को परिवर्तित कर सकता है, दूसरा आदेश दे सकता है। सारी अधिकारिता है जो हमने पहले बता दी है उस अपील अधिकारी को। पांचवी और अंतिम उपधारा धारा 28A की कहती है कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब है जो अध्यक्ष इस मामले में 28A के अनुसार जो अपील के बाद निर्णय दे देता है तो वो अपील में दिया गया निर्णय अंतिम होगा, और अगर अपील नहीं की गई है तो उपाध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त किए गए व्यक्ति का आदेश ही वही अंतिम हो जाएगा और किसी भी न्यायालय में उसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये बात हम पहले भी बताए आपको। अब हम लोग चले अगले पेज पर। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 32 पर। ये एक्ट छोटा है मगर बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझें और याद करें। धारा 32 क्या कह रही है? अपराधों का प्रशमन। क्या मतलब है? पहले देखें उपधारा 1 को। इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दंडनीय बनाए गए किसी अपराध का कार्यवाही को संस्थित करने के पूर्व अथवा पश्चात उपाध्यक्ष या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे निबंधनों पर जिसमें प्रशमन के संदाय से संबंधित कोई निबंधन शामिल है जिसे उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी ठीक समझे प्रशमन किया जा सकेगा। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए बात को। ये कह रहे हैं कि है क्या, इस अधिनियम के अनुसार जो कार्य या कार्यों का लोप दंडनीय बनाया गया है, तो उन कार्यों को, उन अपराधों को, चाहे वो कार्यवाही संस्थित करने से पूर्व या कार्रवाई संस्थित हो गई है उसके बाद उपाध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को इसलिए इस कार्य के लिए विशेषता या सामान्य तौर पर प्राधिकृत किया है, वो व्यक्ति ऐसी शर्तों के साथ, ऐसी शर्तें लागू करके जो इस अधिनियम में बताई गई हैं, ऐसे व्यक्ति को जिसने अपराध किया है या करने की जिसकी मंशा थी या ऐसा कहीं लोप पाया गया है, तो उस व्यक्ति को क्या करेगा? उसको प्रशमन कर देगा। उसको प्रशमन का मतलब है शमन कर देगा, माफ कर देगा, छोड़ देगा, खत्म कर देगा। ठीक, उसके अधिकार को, उसके अपराध को निवारित कर देगा। कौन? उपाध्यक्ष या उसके द्वारा निमित्त ऐसा व्यक्ति उन शर्तों के साथ शर्तें लगा देगा कि आइंदा अगर आपने ऐसा काम किया तो आपको ये सज़ा होगी। इस तरह की जो भी अगर शर्त है तो उन शर्तों के साथ उस व्यक्ति के अपराध का प्रशमन कर देगा, छोड़ देगा। दूसरी उपधारा देखें। जहां अपराध का प्रशमन किया जाता है वहां अपराधी यदि अभिरक्षा में है तो उसे उन्मोचित किया जाएगा और उसके विरुद्ध प्रशमित अपराध के बाबत पुनः कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहने का मतलब हुआ, प्रशमन जिस अपराध का किया गया है उस कार्य से संबंधित जो अपराधी है वो अगर अभिरक्षा में है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। और जिस अपराध का प्रशमन कर दिया गया है इसके बाबत, इसके मामलों में पुनः कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, ये जो निर्णय है श्रीमती रेखा रानी वर्सेस या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014, ये लगभग पूरे एक्ट में आपके काम आएगा। इसको एकदम याद कर लीजिए। आप केस लॉ को याद कर लीजिए। अगर मैटर याद रह जाता है तो सबका, चूंकि थोड़ा एक एक दो लाइन याद कर लीजिए, और ना याद रहे तो कोई भी उपधारा उस धारा की आप लिख दीजिए, वो अपने आप ही फिट हो जाएगी। जैसा कि इस
धारा 32 में भी वही आया है, 8 में भी था, 9 में भी था, कई मतलब हर धारा में लगभग ये केस आया है। श्रीमती रेखा रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 इलाहाबाद का केस है। इसमें ये बात विवाद उठा था कि खुले स्थान का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो खुले स्थान का उल्लंघन करने पर प्रशमन का अधिकार या परिशमन या प्रशमन या माफ करना, इन सब का अधिकार उपाध्यक्ष या उसके द्वारा निमित्त किए गए प्राधिकारी को नहीं है। सिर्फ इतनी सी आप बात याद रख लें कि खुले स्थान के उल्लंघन का कोई प्रशमन या परिशमन को प्रशमन भी, चूंकि ऊपर इस्तेमाल हुआ है शब्द, प्रशमन नहीं होगा। अब आ जाइए, इस अधिनियम की आखिरी इंपॉर्टेंट धारा है ये, जो कि बहुत तरह से प्रश्न इस पे आते हैं और हर उपधारा पे एक प्रश्न बनता है, इसलिए हर धारा को अच्छे से समझ लीजिए। पूरी आ सकती है, पूरी धारा अगर आ जाए तो आप पूरी को भी अच्छे से लिख दीजिए मार्क्स के हिसाब से कि आपको कितना लिखना है, और किसी उपधारा से प्रश्न आता है तो उसको भी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ये धारा अच्छे से पढ़ी है तो देखें धारा 41 क्या कह रही है। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम है, चूंकि राज्य सरकार के अधीन है, जितने भी लोकल लॉज पढ़ रहे हैं आप, ये सारे राज्य सरकार के अधीन होते हैं। इन सारे लोकल लॉज पे राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। अलग अलग धारा बताई गई हैं अलग अलग अधिनियमों में, अलग अलग एक्ट्स में। इस एक्ट में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में धारा 41 बताई गई है, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण। पहली उपधारा देखें, प्राधिकरण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसे निर्देशों को क्रियान्वित करेंगे जैसे इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उसको जारी किए जाएं। चाहे वो प्राधिकरण हो, चाहे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, वो सारे के सारे उन कार्यों को करने के लिए बाध्य है जो राज्य सरकार ने समय समय पर निर्देश किया है। उन कार्यों को प्रशासनिक तौर पर लागू करने के लिए। दूसरी उपधारा क्या कहती है, यदि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा उनकी शक्तियों के प्रयोग में या अपने या उनके हो सकता है उनके अपने या उनके कृत्यों के निर्वहन में या के संबंध में कोई विवाद प्राधिकरण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और राज्य सरकार के बीच उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब हुआ, चाहे वो प्राधिकरण हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, उसको जो शक्तियां प्रदान की गई हैं राज्य सरकार द्वारा कार्यों को पूरा करने के लिए, और ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो जाए कि प्राधिकरण या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ऐसी शक्तियां थीं या नहीं थीं, या उसने शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो शक्तियों से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है किस किस के बीच में, प्राधिकरण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और दूसरी तरफ है राज्य सरकार, इनके बीच अगर उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पर निर्णय जो देगा वो देगी राज्य सरकार, और राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा, उस पर कोई इफ बट नहीं किया जाएगा। अब चले हम लोग अगली उपधारा पे। उपधारा 2 यहाँ पर हो गई, तीसरी उपधारा अगले पेज पर है। ये रही आपके सामने धारा 41 की उपधारा 3। क्या कहती है उपधारा 3, राज्य सरकार किसी समय या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसको किए गए आवेदन पर प्राधिकरण या अध्यक्ष द्वारा निपटाए गए किसी मामले या पारित आदेश या जारी किए गए निर्देश की वैधता अथवा औचित्यता की बाबत अपना समाधान करने के लिए मंगा सकेगा। कुछ छूट रहा है, एक सेकंड, दस्तावेज छूट रहा है, एक शब्द यहाँ पर छूट रहा था, प्राधिकरण या अध्यक्ष द्वारा
निपटाए गए किसी मामले या पारित आदेश के दस्तावेज, या जी बाकी सब वैसे ही है। एग्जैक्टली धारा 3 में बताया गया है कि जो राज्य सरकार है वो क्या कर सकती है, या तो स्व प्रेरणा से या उसको आवेदन किया गया हो, तो उस आवेदन पर या स्व प्रेरणा से प्राधिकरण या अध्यक्ष द्वारा जो मामले निपटाए गए हैं उन मामलों के जो आदेश हैं उनके दस्तावेज, मतलब उन आदेशों की प्रतिलिपि या वो आदेश, या जारी किए गए किसी निर्देश की वैधता, या उसने निर्देश दिया है किसने, प्राधिकरण ने, प्राधिकरण ने या अध्यक्ष ने कोई निर्देश दिया है, तो उनके दस्तावेजों को किस कारण से अपने पास मंगाएगा, देखेगा कि वो उस औचित्यपूर्ण है या वैध है या नहीं। इस मामले की जानकारी, इस मामले की पड़ताल करने के लिए वो मामले के दस्तावेजों को अपने पास मंगा सकेगा, और दस्तावेजों को देखने के बाद क्या कर सकता है, वो कोई भी उसमें फेरफार कर सकता है, कोई भी अलग से निर्देश जारी कर सकता है, जैसा वो उचित उपयुक्त समझे। अब इसमें एक परंतु है, परंतु यह कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्त अवसर दिए बिना ऐसे व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं करेगा। कहने का मतलब, जो आदेशों की प्रतिलिपियां या आदेशों के जो दस्तावेज हैं या निर्देशों के दस्तावेज हैं जो राज्य सरकार ने अपने पास मंगाए हैं, और उस दस्तावेजों में, उन आदेशों में कोई परिवर्तन करना चाहती है राज्य सरकार, कोई संशोधन करना चाहती है, कुछ अलग से निर्देश देना चाहती है, तो वो कर सकती है, मगर उस व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा जिससे संबंधित वो आदेश या दस्तावेज हैं। कहने का मतलब है, वो व्यक्ति उपस्थित होगा और बताएगा, उससे पूछा जाएगा, उसकी प्रतिरक्षा के बारे में सोचा जाएगा, उसको प्रतिरक्षा का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही राज्य सरकार कोई अतिरिक्त आदेश दे सकेगी। धारा 4 देख ले। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आ चुकी है कि जो राज्य सरकार का निर्णय होता है वो अंतिम होता है और उसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाता है। फिर से वही निर्णय आया है, श्रीमती रेखा रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 इलाहाबाद। इसमें क्या कहा गया है, राज्य सरकार अपनी शक्तियों के प्रयोग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उपबंधित न होने वाले शुल्क को उद्ग्रहित करने के लिए प्रावधान करने हेतु विस्तारित नहीं कर सकती। अब इस संबंध में जो धारा 41 में ये जो निर्णय है, हालांकि कई जगह ये निर्णय आया है, थोड़ी सी इसकी विषय वस्तु बदल गई है, कई पॉइंट से बनकर ये, क्योंकि आदेश है, बड़ा निर्णय है, कई पॉइंट से मिलकर बना है, तो हर पॉइंट को एक एक धारा में आप फिट कर सकते हैं। इस निर्णय में इस बताया गया कि राज्य सरकार जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जो शुल्क उद्ग्रहित मतलब उगाने के लिए प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में कुछ करों को, कुछ शुल्क को उद्ग्रहित करने की शक्ति है। कहने का मतलब इसका ये है कि जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम है उसके द्वारा जो कर या जो शुल्क वसूल किए जाते हैं उनके अलावा किसी शुल्क को वसूल करने के लिए राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्राधिकारी को ये आदेश नहीं दे सकती कि जो शुल्क इसमें विहित नहीं किए गए हैं उनको भी वसूल किया जाए।
कहने का मतलब है राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ उन करों को वसूल करने की आज्ञा दे सकती है जो इस अधिनियम में बताए गए हैं। अधिनियम के अलावा किसी कर को वसूल करने का अधिकार नहीं दे सकती राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिकारी के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को या किसी भी अतिरिक्त या अन्य अधिकारी को। ये बात बता दी गई श्रीमती रेखा रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 इलाहाबाद में। अब चूंकि एग्ज़ाम का टाइम आपका बहुत करीब आ चुका है, 50 दिन के अंदर दिन बचे हैं आप लोगों के पास, इसलिए हमने अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 9450770672। हम चाहते हैं कि आप इस ग्रुप से जुड़ जाएं जिससे हम आपकी और ज़्यादा मदद कर सकें, एग्ज़ाम के पैटर्न को बता सकें, एग्ज़ाम के से संबंधित चूँकि मैटर ऑलमोस्ट पूरा करने वाले हैं, हम हो चुका है। आप रिवीजन कैसे करेंगे, आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। जब आप हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो हम आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए हमने एक नॉमिनल फ़ीस, बहुत ही कम फीस है, 500 रुपये रखी है, और वो भी उन लोगों के लिए रिफंडेबल है जो कि सिलेक्शन ले लेते हैं। आप सिलेक्शन ले लीजिए, ये फ़ीस भी आप ले जाइए और इनाम भी हमसे ले जाइए। फीस का कोई मसला नहीं है। हमारा मकसद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लें। अगर आप इस नंबर व्हाट्सएप नंबर से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ते हैं तब भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने सारे साथियों को, सारे दोस्तों को ये हमारा मैटर जो हमने हैंड रिटन नोट्स आपको दे रहे हैं, हर वीडियो में ये हैंड रिटन नोट्स की PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं आपको। डे 1 से लेके डे 100 के हर वीडियो में आपको, जब आप वीडियो चलाएंगे मोर लिख के आएगा, टच करेंगे तो PDF है, उस PDF को डाउनलोड करिए। सही तरीका ये है कि PDF आपके हाथ में हो तब आप वीडियो देखें, तब आपको 100% समझ में आएगा। कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे मैसेज करके, हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फ़ीस का कोई डिस्कशन हो तो आप हमसे कर सकते हैं, कोई फ़ीस की भी ऐसी बात नहीं है। और अगर कहीं से भी कुछ भी नहीं जुड़ना चाह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप पढ़ते रहिए, सारे साथियों को शेयर करते रहिए। हमने अपना चैनल दे दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आप ये डालेंगे तो यूट्यूब पे डायरेक्ट आप हम तक पहुंच जाएंगे। डे 1 से डे 100 तक सारे वीडियोस प्रॉपर वे में दिए हुए हैं। उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी हमने। बेहतरीन पढ़ाई करिए, सारे साथियों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई असुविधा हो हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, पूरी मदद करेंगे हम आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।